नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी। ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था और उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। माता का नाम माहिम बेगम था, जो कि संभवतः शिया वर्ग से थी। वह तुर्की, अरबी और फारसी का ज्ञाता था और उसे गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और नक्षत्र विद्या में रुचि थी। 20 वर्ष की उम्र में वो बदख्शा का सूबेदार बना। 1526 में हिसार फिरोजा का शासन हुमायूं को सौंपा गया। 1529 ईस्वी में संभल की जागीर भी उसे प्राप्त हुई और उसके बाद हुमायूं को आगरा बुला लिया गया। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जो खलीफा था निज़ामुद्दीन अली, उसने षड्यंत्र करके बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को आगरा की गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन निज़ामुद्दीन अली का षड्यंत्र विफल हो गया और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का आगरा में राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं के जीवन और कार्यकलापों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रारंभिक जीवन उसका 1508 से 1530 ईस्वी, फिर इसके बाद शेरशाह से संघर्ष 1530 से 1540 ईस्वी के बीच, उसका निर्वासित जीवन रहा 1540 से 1555 ईस्वी और सत्ता की फिर से पुनर्स्थापना की 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में। गद्दी पर बैठती हुमायूं की प्रारंभिक समीक्षाएं कौन कौन सी थी? गद्दी पर बैठने के बाद उसके सामने समस्याओं में कुछ तो हुमायूं की दुर्बलता के कारण उत्पन्न हुई थी और परंतु अधिकांश जो उसे मिली समस्याएं वो बाबर द्वारा विरासत में प्राप्त हुई थी। तत्कालीन राजनीतिक और आंतरिक परिस्थितियां हुमायूं के प्रतिकूल थी। बाबर ने भारत में साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे। फलस्वरूप उसने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए बहुत से प्रतिस्पर्धी और दुश्मन छोड़े थे। राज्य के अंदर और बाहर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और शक्तियां नवीन मुगल राज्य को हड़पने की ताक में लगे हुए थे और मुगलों की प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था जो थी वो बहुत दयनीय दशा में थी। अतः गद्दी पर बैठते ही उसके सामने बहुत सारी समस्याएं उपस्थित हुई। इन समस्याओं में प्रमुख रूप से हैं, एक तो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था। मुगलों में उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं होने की वजह से प्रत्येक राजकुमार और राजवंश युग का जो व्यक्ति होता था वो शक्ति के बल पर शासक बनने की कोशिश करता था, जिसके चलते क्या होता था कि राजवंश में षड्यंत्र होते थे। इसका पूरा असर जो पड़ता था वो राज्य पर पड़ता था और हुमायूं के लिए भी हुमायूं के समय भी यही बात हुई, क्योंकि बाबर के जो प्रधानमंत्री थे उसने हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाने का प्रयास शुरू कर दिया था, परंतु बाबर ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की जब इच्छा जाहिर करी तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरों ने बाबर की इच्छा मान तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ पर बाद में आपत्ति भी प्रकट करी। इसी वजह से बाबर की मृत्यु के चौथे दिन ही हुमायूं को जो है गद्दी पर बैठ पाया, मतलब उससे पहले नहीं बैठ पाया था। दूसरा रीज़न था रिक्त राजकोष, जो खजाना उसके पास बिल्कुल नहीं था। ये उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता थी, जो कि उसके पास नहीं था। बाबर ने अपना संपूर्ण खजाना जो था वो सैनिक अभियानों और अपने जितने भी अमीर है और सैनिकों को प्रसन्न करने में खर्च कर दिया था। तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण राजकीय कर की वसूली भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हुमायूं के पास धन का जो था अभाव था और उसका राजकोष खाली पड़ा हुआ था। तीसरी समस्या थी मुगल अमीरों का शक्तिशाली होना। बाबर द्वारा मुगल अमीरों को जागीरें प्रदान करने की व्यवस्था से राज्य की जो आंतरिक स्थिति थी वो कमज़ोर पड़ गई और ये मुगल जागीरदार अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाते थे। हुमायूं के जितने भी निकट संबंधी थे जो मिर्ज़ा कहलाते थे, उनका प्रभाव भी बहुत बढ़ गया था और ये मिर्ज़ा राज्य पर अपना अधिकार समझते थे और हुमायूं को विशेष महत्व भी नहीं देते थे। इन मिर्ज़ाओं में सबसे प्रमुख थे एक तो मोहम्मद ज़मान मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान और मेहंदी ख्वाजा। इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य उच्च पदाधिकारी और जो हुमायूं के संबंधी थे वो भी उसके प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखते थे, जो कि हुमायूं के लिए हमेशा खतरे के रूप में बने हुए थे। सेना की दुर्बलता ये भी एक समस्या थी उसके सामने। बाबर के समय में जितनी मुगल सेना सशक्त थी वो स्थिति बाद में नहीं रही। बाबर ने लूट में प्राप्त धन का जो समुचित हिस्सा था वो सैनिकों में विभक्त नहीं करके अपने अमीरों में बांट दिया था।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेना में असंतोष की भावना आ गई। और दूसरी समस्या ये थी कि बाबर की सेना में अब बहुत सारी जातियों के लोग थे, जिससे और राष्ट्रीयता के लोग थे, जैसे मुग़ल, चगताई, उज़्बेक, ईरानी और अफ़गानी और भारतीय सैनिक भी थे। इससे सैनिकों के बीच आपसी मतभेद और वैमनस्य बना रहता था। और लेकिन बाबर ने तो अपनी कुशल नीति से सेना पर नियंत्रण बनाए रखा, परंतु हुमायूं में उस क्षमता का अभाव होने की वजह से वो सेना पर नियंत्रण नहीं कर सका और सेना पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया। हुमायूं के भाई भी उसके सामने एक समस्या थी। जब ये इसकी वजह जो था वो बाबर ही था। उसने अपनी मृत्यु के पहले हुमायूं को आदेश दिया था कि वह शासक बनने के बाद अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करे। इसलिए हुमायूं ने हमेशा उनके साथ दयापूर्ण ही व्यवहार किया। और इतना ही नहीं, उसने अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल को अपना राज्य का कुछ भाग भी दे दिया था। परंतु हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ हमेशा से शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और उसके सामने जब भी कोई मुसीबत आई तो उन्होंने हुमायूं की सहायता नहीं की। एक और समस्या, कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था। चारों तरफ जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी और चूँकि बाबर को भी प्रशासन की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो सकी। और मुग़ल थे, उनकी मुग़लों को जनता का समर्थन भी नहीं मिला था, सहयोग भी नहीं मिला था। इसके अलावा अफ़गान संगठित हो रहे थे। बाबर ने तो जैसे जैसे अफ़गानों की शक्ति को कुचलने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। बंगाल और बिहार के अलावा अन्य भागों में भी अफ़गान अपनी शक्ति संचय करके मुग़लों से लड़ने की तैयारी में थे। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो बंगाल के सुल्तान और नुसरत शाह, ये सब जो है अफ़गान सरदारों के सहयोग से फिर से आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हुमायूं का एक और शत्रु था शेर खां, जो कि बिहार में अफ़गानों को संगठित कर रहा था, तो इसलिए अफ़गान भी उसके लिए एक समस्या बन रहे थे। इसके अलावा गुजरात और बंगाल से भी उसको खतरा था। बंगाल का शासक था नुसरत शाह और गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो भी उसके लिए खतरा बना हुआ था। दोनों ही चूँकि महत्वाकांक्षी शासक थे और दोनों ही अफ़गानों को सहायता देकर और उनके माध्यम से मुग़लों का राज्य समाप्त करना चाहते थे। तो ये हुमायूं के सामने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में थे। और एक और समस्या थी उसकी, हुमायूं की खुद की चारित्रिक दुर्बलता। उसमें हुमायूं में दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता और सैनिक कौशल की इस समय ज़रूरत थी, जो उसमें नहीं थी और इन गुणों का उसमें अभाव था। बौद्धिक प्रतिभा होते हुए भी उसमें राजनीतिक और सैनिक गुणों का अभाव था। और इसके अलावा वो जल्दी से कोई निर्णय भी नहीं ले पाता था और अफ़ीम और शराब के अत्यधिक सेवन से वो सुस्त और आलसी भी बन गया था। और कई बार क्या होता था, वो किसी भी काम को पूरा किए बिना ही बीच में अधूरा छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देता था और सही अवसर पे जो उचित कार्रवाई करनी होती थी वो नहीं कर पाता था। ये मतलब उसकी आदत ही नहीं थी इस तरीके की। तो इसकी वजह से उसने कई सारी भूलें करी और जिसकी वजह से उसने अपना राज्य खो दिया था बीच में और करीब 15 साल तक उसको निर्वासित जीवन भी व्यतीत करना पड़ा था। तो ये इस तरीके की समस्याएं उसके सामने शुरुआत में राजारोहण के समय थी। हुमायूं की प्रारंभिक भूलें और उसके आरंभिक कार्य क्या थे। एक तो राज्य की व्यवस्था कैसे करी उसने। शासक बनते ही उसने अपने संबंधियों, यहाँ तक कि षड्यंत्रकारियों के साथ भी सहानुभूति का व्यवहार किया और उसने अकारण तो किसी का भी रक्त नहीं बहाया और अली मोहम्मद खलीफा को भी अपने पद पर बने रहने दिया। मेहंदी ख्वाजा को कोई पद नहीं दिया, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया। अन्य प्रमुख जो मुग़ल अमीरों को अपने पदों और जागीरों में बने रहने दिया। नए लोगों को भी जागीरें और उपाधियां और इनाम बांटकर हुमायूं ने सबको अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। दूसरा, भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया। ये सब उसकी प्रारंभिक भूलें हैं। हुमायूं मुग़ल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया, जो कि उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर, मेवात वाली जागीर दी। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान को मिर्ज़ापुर का और बदख्शां की जागीर दी। अपने भाइयों और अमीरों में राज्य और जागीर वितरण करने की नीति का एक घातक परिणाम ये निकला कि उनमें स्वतंत्रता की भावना बढ़ गई और वे अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करने लग गए। हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयाँ अपने पिता से ही विरासत के रूप में मिली थी, जिसे उसके भाइयों और संबंधी मिर्ज़ाओं ने और अधिक बढ़ा दिया। एक और भूल उसकी कालिंसर अभियान।
पहला उसका सैनिक अभियान था बुंदेलखंड में, कालिंजर नरेश के विरुद्ध हुआ। कालिंजर पर आक्रमण करने का कारण यह था कि वहाँ का राजा अफगानों को सहायता दे रहा था और कालिंजर का सामरिक महत्व भी था, इसलिए 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेर लिया। मुगल सेना करीबन 1 महीने तक दुर्ग को घेरा डाली रही और इसी बीच कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर दी। कामरान कौन? हुमायूं का भाई। पूर्व में अफगान भी उपद्रव मचा रहे थे। विद्रोही अफगानों ने पटना में महमूद लोदी को सुल्तान घोषित कर दिया। अफगान जौनपुर की तरफ बढ़कर उस पर अधिकार कर चुके थे, इसलिए हुमायूं ने कालिंजर के राजा का संधि प्रस्ताव स्वीकार करके घेरा उठा लिया। कालिंजर का राजा प्रताप रुद्र से सिर्फ अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर वो आगरा लौट गया। तो कालिंजर का ये अभियान उसके लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ। इससे हुमायूं को कोई लाभ नहीं हुआ और कालिंजर भी हुमायूं का विरोधी बन गया। दोहरिया का युद्ध, इसे दोराहा का युद्ध भी कहते हैं। कालिंजर का घेरा छोड़ने का एक कारण यह था कि हुमायूं को अफगानों की ओर से आक्रमण का भय था और महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार के अफगान जौनपुर प्रांत की तरफ बढ़ रहे थे। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई और बाराबंकी जिले तक पहुंच चुके थे। अगस्त 1532 में मुगल और अफगान सेना की मुठभेड़ गोमती नदी के किनारे दोराहा नामक स्थान पर हुई और इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। तो जौनपुर में पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया और इस विजय की खुशी में हुमायूं ने आगरा में एक दरबार किया, जिसमें उसने अनेक लोगों को पुरस्कार दिए और इस शान शौकत के प्रदर्शन में हुमायूं का धन और भी कम हो गया। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में महमूद लोदी को परास्त करने के बाद हुमायूं बिहार की तरफ बढ़ा। बिहार में शेर खां अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने बनारस के निकट चुनार पर भी अपना अधिकार जमा रखा था। तो चुनार के किले का चूँकि सामरिक महत्व था, वो पूर्वी भारत के द्वार के रूप में भी विख्यात था, तो हुमायूं इस पर अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा वह शेर खां की बढ़ती जो शक्ति थी उस पर भी अंकुश लगाना चाहता था। तो 1532 में उसने चुनार के दुर्ग को घेर लिया। लगभग 4 महीने तक वो हुमायूं उसको घेरे रहा, परंतु उस पर अधिकार नहीं कर सका। और शेर खां भी अभी हुमायूं से लड़ना नहीं चाहता था, उससे उलझने की स्थिति में नहीं था। तो उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग उसके माध्यम से संधि की तथा अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में उसने भेज दी। हुमायूं शेर खां को किला सुपुर्द करके राजधानी लौट गया, मतलब चुनार पर उसने अधिकार नहीं किया और संधि की शर्तें मानकर वो वापस अपनी राजधानी लौट गया और चुनार का किला शेर खां को ही समर्पित कर गया। हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल थी, उसने शेर खां को शक्ति बढ़ाने का अवसर दे दिया, जो कि हुमायूं के लिए आगे घातक सिद्ध हुआ। बहादुर शाह के साथ युद्ध हुआ 1535 से 1536 के बीच में। ये बहादुर शाह के साथ युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि बादशाह ने 1531 में ईस्वी में मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था और 1532 ईस्वी में रायसीन का किला अपने अधिकार में कर लिया। तो 1533 ईस्वी में चित्तौड़ के शिशुजा सरदार को भी पराजित कर दिया था। बहादुर शाह आलम खां के पुत्र तातार खां को एक शक्तिशाली सेना एकत्रित करने और मुगलों के अधिकृत बयानों को भी विजय करने में सहायता दी थी उसने। तो हुमायूं से बचकर भागे हुए मोहम्मद जमा मिर्जा को शरण दी। इस बात से हुमायूं नाराज़ हो गया बहादुर शाह से और हुमायूं ने मोहम्मद खां को वापस देने की प्रार्थना की, लेकिन बहादुर शाह ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध करने की सोची। जब हुमायूं ने आक्रमण किया तब बहादुर शाह चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला हुआ था। तो चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता उसकी नहीं की और जब तक बहादुर शाह जफ़र चित्तौड़ पर घेरा डाले रहा तब तक हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण ही नहीं किया। चित्तौड़ विजय के बाद हुमायूं ने ये बहादुर शाह पर आक्रमण किया, मतलब तब तक उसका वेट करता रहा वो। तो बहादुर शाह भागकर मांडू के किले में जाके छुप गया। तो हुमायूं ने मांडू के किले को भी घेर कर उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ से बादशाह चंपानेर भाग गया, मतलब बहादुर शाह, वह भी हुमायूं द्वारा घेर लिया गया, मतलब चंपानेर पर भी अधिकार कर लिया और अंत में उसको परास्त कर दिया गया। अहमदाबाद और कैम्बे पर भी उसने अधिकार कर लिया और अंत में बहादुर शाह ने दीव के द्वीप में जाके शरण ली और इस प्रकार अगस्त 1535 ईस्वी तक हुमायूं ने समस्त मध्य गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी। मांडू और चंपानेर की विजय के बाद हुमायूं ने अपनी स्थिति को ठोस बनाने का कोई काम नहीं किया और उसने अपना बहुत सारा धन और समय जो था वो उत्सव मनाने में नष्ट कर दिया और चंपानेर से प्राप्त खजाने का व्यर्थ में उसने अपव्यय किया, मतलब फालतू में पैसा बर्बाद किया।
गुजरात की प्रशासकीय अवस्था ने बहादुर शाह को अपनी स्थिति को पुनः सुधारने का मौका दिया और उसने इमादुल मुल्क को मालगुजारी संग्रह करने के लिए अहमदाबाद भेजा और वो एक शक्तिशाली एकत्रित सेना को एकत्रित करने में सफल भी रहा। हुमायूं ने अहमदाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया और अपने भाई अस्करी को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। दुर्भाग्यवश गुजरात में अस्करी के कुप्रबंध होने की वजह से जो बहादुर शाह था उसने बहुत से स्थानों पर फिर से अधिकार कर लिया और सफल भी हुआ उसमें वो। तो स्थानीय सरदारों की मदद से बहादुर शाह ने 1536 ईस्वी में गुजरात पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली और मालवा भी मुगलों के अधिकार से निकल गया। शेर खां के साथ युद्ध किया हुमायूं ने 1537 से 1539 के बीच में। 1533 से 36 के बीच में जब हुमायूं आंतरिक विद्रोह को दबाने और मालवा तथा गुजरात के विजय में व्यस्त था, तब शेर खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। उसने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया और एक विशाल और मजबूत सेना को इकट्ठा किया। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की तथा बिहार का स्वतंत्र शासक भी बन गया था उस समय तक, और उसने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के भी ढलवाए। शेर खां ने मुगलों के विरुद्ध अभी तक कोई खुला विद्रोह नहीं किया था। उसने हुमायूं को कर देना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया था, और उसका पुत्र जो था कुतुब खां, जो कि मुगलों की सेवा में एक सैनिक टुकड़ी के साथ था आगरा में, वो भी वापस शेर खां के कहने से भागकर शेर खां के पास आ गया। शेर खां गुप्त रूप से बहादुर शाह की सहायता भी कर रहा था और इसने बंगाल पर चढ़ाई करके तेलियागढ़ी पर भी अधिकार कर लिया। इन घटनाओं की खबर सुनकर हुमायूं ने हिंदू बेग को शेर खां को सबक सिखाने के लिए भेजा। हिंदू बेग को शेर खां ने अपने पक्ष में मिलाकर उसने हुमायूं के पास ये सूचना भिजवाई शेर खां ने कि वह मुगलों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है, ताकि हुमायूं जल्दी से कोई कदम नहीं उठा सके। इससे शेर खां और भी शक्तिशाली हो गया। उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के शासक महमूद शाह ने फिर हुमायूं से सहायता मांगी। तब हुमायूं शेर खां से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग का घेरा डाला, जहां पर शेर खां जो था उसका पुत्र कुतुब खां दुर्ग की रक्षा के लिए तैनात था। और चूंकि चुनार का सामरिक महत्व बहुत अधिक था, तो हुमायूं ने लगभग 6 महीने तक दुर्ग का घेरा डाले रखा और फिर हुमायूं ने रूमी खां की मदद से 1538 ईस्वी में चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु इससे हुमायूं को कोई लाभ नहीं हो सका। चुनार पर अधिकार करके फिर वो बनारस गया और फिर उस पर अधिकार करके उसने बंगाल विजय की योजना वो बनाने लगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और हुमायूं के पार्ट 2 में हम बंगाल पर हुमायूं के आक्रमण और चौसा का युद्ध तथा कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध और हुमायूं द्वारा फिर से सिंहासन प्राप्त करना और हुमायूं की असफलता के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।